Please write on chat box. Am I audible? Yes or no? Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. हाँ, फर्स्ट जिस लीव की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा अर्न लीव। और हमको जब भी कभी लीव के बारे में बात करनी है तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि हम नॉन वेकेशनल स्टाफ या फिर वेकेशनल स्टाफ, तो जब कभी भी कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम मान के चलेंगे अगर वहां नॉन वेकेशनल या वेकेशनल स्टाफ की बात नहीं की गई है तब उसको हम नॉन वेकेशनल स्टाफ के हिसाब से ही आंसर देंगे। वैसे एग्जाम में हमेशा लिखा होगा कि नॉन वेकेशनल स्टाफ के केस में या फिर वेकेशनल स्टाफ के केस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि नहीं लिखा होता है, तो फिर वो हमारा नॉन वेकेशनल स्टाफ काउंट करेंगे। क्योंकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो नॉन वेकेशनल स्टाफ ही मैक्सिमम होते हैं। केवल वेकेशनल स्टाफ तो हमारा जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वहां पर या कुछ जगह है जहां पर होता है। तो जब कभी अर्न लीव की बात की जाएगी तो हाउ मेनी अर्न लीव विल बी क्रेडिटेड, तो देन सभी को पता है कि 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को 15 EL क्रेडिट कर दी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में। इस सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये सब एडवांस में क्रेडिट की जाती हैं। एडवांस में क्रेडिट से मतलब एम्प्लॉय जैसे ही ज्वाइन करेगा, मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है वो 1 जनवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए नॉन वेकेशनल स्टाफ ज्वाइन करता है तो 1 जनवरी को ही उसके अकाउंट में 15 EL क्रेडिट हो जाएंगी। अगर वेकेशनल स्टाफ में करता है तो उसके अकाउंट में 5 EL क्रेडिट होंगी। तो वेकेशनल के मामले में 5 EL है और नॉन वेकेशनल के मामले में 15 EL फॉर द 6 मंथ। ये एडवांस में क्रेडिट होती हैं। चलिए टाइप योर इन चैट बॉक्स। 1 जनवरी की बात हो गई। 1 जुलाई को अगर वेकेशनल स्टाफ है तो कितनी EL क्रेडिट होगी वेकेशनल स्टाफ के कंडीशन में? 1 जुलाई। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें एक बात और यहां पर की गई है कि अगर मान लीजिए कि अब वो 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है और वो 1 जनवरी की जगह मान लीजिए कि वो 5 जनवरी को ज्वाइन कर लेता है, 5 जनवरी को ज्वाइन करता है, तब उसके केस में उसके अकाउंट में कितनी EL क्रेडिट होगी? जरा एक बार टाइप करिए अपने चेक बॉक्स में, ध्यान से सुन लीजिए। 5 जनवरी को अगर उसने ज्वाइन किया है किसी भी एम्प्लॉय ने, तो उस केस में नॉन वेकेशनल स्टाफ के मामले में कितनी EL क्रेडिट होंगी अगर उसने 5 जनवरी को ज्वाइन किया है? काफी लोगों ने बहुत सही आंसर दिए हैं, बस थोड़ा सा मैक्सिमम 13 कह रहे हैं, कुछ 14 कह रहे हैं। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, हमको पता है कि नॉन वेकेशनल में अगर 1 जनवरी को वो ज्वाइन करता है तो उस केस में 15 EL क्रेडिट होती है 1 जनवरी के केस में। सर एक क्वेश्चन है। जी मैम। और सर जैसे ज्वाइन उन्होंने 1 जनवरी को 2019 को किया है तो क्रेडिट 2019 में ही इन एडवांस हो जाएंगे या 2020 में क्रेडिट होंगे? जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन। जी अच्छा, गीता मैम पूछ रही है बात। हाँ जी जी ठीक है। हाँ तो क्लियर ये वाली बात एकदम ओके। हाँ बिल्कुल, जिस दिन ज्वाइन किया उसने, अगर वो 1 जनवरी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके अकाउंट में उसी दिन ज्वाइन करते से ही 50 EL क्रेडिट हो जाएंगी नॉन वेकेशनल के केस में। ओके। अगर वो वेकेशनल स्टाफ है देन 5 EL क्रेडिट होंगी उसी डेट को
माना 1 जनवरी को। बट अगर मान लीजिए कि उसने यहाँ, मैम अपनी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। 5 जनवरी को एक्चुअल अगर उसने ज्वाइन किया है, नॉन वेकेशनल स्टाफ का मामला है। अब इसको हम कैसे अगर 5 जनवरी को अगर उसने ज्वाइन किया है और फिर उसके अकाउंट में अगर हम देखते हैं कि कितनी ईएल क्रेडिट होंगी, तो उसका सीधा सीधा मामला होता है कि ये सारी जो 15 ईएल हैं, दीज आर फॉर 6 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मंथ के लिए हो गया 15/6। तो ये हो गया 2.5, मतलब 1 मंथ के लिए 2.5। अब यहाँ पे बात कही गई कि 5 जनवरी को उसने ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पर जब कभी भी ये 2.5 वाली बात होगी, जो भी होगी वो कंप्लीटेड मंथ के लिए होता है। पूरा कंप्लीट मंथ अगर माना उसके अकाउंट में 12.5 ईएल क्रेडिट होनी चाहिए, बट ये हमेशा राउंड अप में होंगी, कभी इस तरह से पॉइंट में नहीं होंगी। तो इसलिए इसको 12.5 को कर दिया जाएगा 13। इसमें भी ध्यान रखिए कि अगर ये कैलकुलेशन 2.5 की जगह 2.4 होता, देन ये 13 नहीं होता, फिर ये 12 होता। तो 12। धर्मेंद्र सर प्लीज माइक दोबारा बताना है। जी दोबारा बताना है। जी सर। जी ओके ओके सर, चलिए शुरू कर। इसको जो है दोबारा मैं ईएल क्रेडिट के बारे में बात कर लेता हूँ, दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं इस बात को। मैं यहाँ जो बात कह रहा था कि जो कोई भी एम्प्लॉय है, जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें नहीं लिखा है कि वो वेकेशनल है या नॉन वेकेशनल है, तो हमको उसको नॉन वेकेशनल के यही मान के चलेंगे कि वो जो नॉन वेकेशनल का मामला बताया गया है यहाँ पे। और जो भी नॉन वेकेशनल स्टाफ होगा उसका 15 ईएल क्रेडिट होती हैं 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। टोटल हो गया 30 डेज। तो कोई न्यू रिक्रूटी, कोई भी न्यू एम्प्लॉय, इफ वो 1 जनवरी को ही या फिर 1 जुलाई को ज्वाइन कर लेता है, तो जिस दिन ज्वाइन करेगा उसका जो ईएल अकाउंट होगा, उस ईएल अकाउंट में 15 ईएल उसके अकाउंट में ज्वाइन करते से ही आ जाएंगी। अगर वो वेकेशनल स्टाफ हुआ तो उसके अकाउंट में फिर 5 ईएल उसके ज्वाइन करते से ही आ जाएगा। अगर उसने 1 जुलाई को किया है तो 1 जुलाई को ही 5 ईएल उसके अकाउंट में होंगी। अब इसी कंडीशन में क्या है कि अगर वो 1 जुलाई या 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है, मान लीजिए वो कर लेता है 14 जुलाई को, 14 जुलाई को उसने ज्वाइन किया, उस कंडीशन में क्या होगा, तो 15 ईएल और 5 ईएल जो भी है वो 6 मंथ के लिए है। तो सिंपल फार्मूला बन जाता है 15 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर अगर नॉन वेकेशनल है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, वेकेशनल को 5/6 से करेंगे। अब वो 14 जुलाई को उसने ज्वाइन किया है, वेकेशनल है, तो जो जुलाई का जो मंथ है इसको
नील माना जाएगा, इसको इसका कोई उसको ईएल नहीं मिलेगी। पूरा जब वो कंप्लीट मंथ होता है तभी ईएल क्रेडिट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो इसलिए अब उसको जुलाई की ईएल तो मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब किसकी मिलेगी अब उसको? उसको मिलेगी अगस्त टू दिसंबर। अगस्त टू दिसंबर कितना हो गया? 5 मंथ हो गया, तो 5 मंथ का ईएल मिलेगा। अब 5 मंथ का एक 1 मंथ ईएल हो गया कितना? 15/6 इंटू 5। अब इसको हम जो भी कैलकुलेशन बनेगा, कैलकुलेशन कितना बना? 12.5। 12.5 आया तो इसका मतलब ये हो गया उसके अकाउंट में 13 ईएल क्रेडिट होगी। सेम वेकेशनल स्टाफ में भी हम इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से उसके जो भी ईएल अकाउंट है उसमें इस तरह का क्रेडिट होता है। आई होप सभी इस बात को समझ गए होंगे। इफ ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड देन प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स यस। थोड़ा जल्दी करिए सभी लोग, जल्दी लिखिए। यस यस यस, ओके गुड, वाह बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से समझ गए इस बात को। हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो ना हैंड रेज करेंगे। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? ओके ओके गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अभी ज्वाइन करते से ही उसको इतना मिलने वाला है। अब उसको जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में फर्स्ट 6 मंथ जैसे ही कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तब तक के लिए तो ये समझ में आ गया। बट जब नेक्स्ट 6 मंथ आएगा तब उसका क्रेडिट कैसे होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ सॉरी, नेटवर्क में थोड़ा कुछ दिक्कत थी। 1/10 of extraordinary leave availed or period of dies run during the previous half year subject to the maximum 15 days। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो हमने लिया था कि 1 जुलाई को किसी ने ज्वाइन किया है, तब उसको इतना ईएल मिला हुआ है। अब अगर वो कोई बंदा है, अब वो 1 जुलाई को ज्वाइन करने के बाद अब उसके जो नेक्स्ट जो टाइम आएगा वो टाइम क्या होगा? अगर 1 जुलाई को ज्वाइन किया है तो अगली बार जब अब उसको ज्वाइन होगा वो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर में होगा। 1 जनवरी को फिर दोबारा से उसकी ईएल क्रेडिट होंगी। तो 1 जनवरी, अब तो चूंकि वो पुराना एम्प्लॉय है तो अब उसके पूरे 6 मंथ होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मींस टोटल 15 ईएल क्रेडिट होनी चाहिए। बट ऐसा ऐसा नहीं होता है। अब हमको जो उसके पिछले 6 महीने में उसने जो ड्यूटी की है उसको देखना पड़ता है। माना कि जो 1 जुलाई से टू 31 दिसंबर तक की जो उसने ड्यूटी की है उसको चेक करेंगे। इस ड्यूटी में अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली है, ईओएल, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इस बात को ध्यान रखिएगा, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली है देन उसके अकाउंट से जितने दिन की भी ईओएल उसने ली होगी उसका 1/10 डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1/10 माना क्या? जैसे मान लीजिए किसी ने 20 डेज की ईओएल ले ली है, तब उस कंडीशन में उसके अकाउंट से कितना? 2 डेज ईएल डिडक्ट कर ली जाएंगी। अगर पिछले 6 महीने में ईओएल ली हुई है 20 डेज, देन उसकी 2 ईएल कम हो जाएंगी और उसको जो 15 ईएल मिलने वाली थी वो 15 ईएल नहीं मिलेंगी, उसको 13 ईएल मिलेंगी। उसी तरह से ईएल और बढ़ जाएगा तो उसी तरह से ईएल और कम हो जाएंगी। इसमें मैक्सिमम जो है वो 15 ईएल कम की जा सकती है। मान लीजिए कि उसने पूरा का पूरा 6 मंथ ही ईओएल पे चला गया
तो 6 मंथ पे अगर यूएल पे चला गया तो 6 मंथ मीन्स हाउ मेनी डेज? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, 6 मंथ में कितने दिन होंगे? 6 मंथ में डेज। गीता मैम कुछ, हाँ जी, गीता मैडम क्या कह रही है? ओके, 180 डेज। यस यस यस, 180 डेज। देन इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डेज पे वो यूएल पे गया, तो 180 डेज का क्या हुआ? हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से। तो 1/10 का क्या मतलब हुआ कि टोटल अगर कैलकुलेशन देखें तो 18 डेज आ गया। बट क्या है कि अब उसको 18 तो ईएल मिलती नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि -3 कर दिया जाए। ये मैक्सिमम कितना होगा? 15 डेज कम की जाएंगी। अगर पूरा का पूरा 6 मंथ ईओएल पर है, इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट जो 6 मंथ आएगा उसमें उसको एक भी ईएल क्रेडिट में नहीं जाएगी। इसके अलावा एक वर्ड और है इसी में, दूसरा वर्ड जो यूज किया गया है वो किया गया है डाइज नन। इस डाइज नन वर्ड को समझने के पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें कि कितने लोग डाइज नॉन को नहीं समझते। जो नहीं समझते सिर्फ वो उन्हीं को लिखना है, और लिख दीजिए कि नो। जो डाइज नन नहीं समझते हैं नो लिखिए। हाँ हाँ, ओके। अच्छा चलिए, जो समझते हैं वो भी लिख दीजिए यस। जो समझते हैं वो यस लिख दीजिए, डाइज नन। ओके ओके ओके, गुड, बढ़िया। मतलब काफी लोग हैं जो समझते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हाँ हाँ, गुड। हाँ, तो जो डाइजनन वाली बात है वो सिंपल सी एक बात है कि कल हम लोगों ने बात की थी कि जब कभी भी हम लोग छुट्टी सैंक्शन, बिना छुट्टी सैंक्शन कराए हुए हम छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लीव सैंक्शन करवानी है, और अगर स्टेशन छोड़ना है तो स्टेशन लीव सैंक्शन करवानी है। अगर हम विदाउट सैंक्शनिंग छुट्टी पर चले जाते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो हमको अनऑथराइज्ड एब्सेंस कर सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर चाहता है तो वो हमको उस कंडीशन में अनऑथराइज्ड एब्सेंस दे सकता है। तो जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होती है, इस जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है इसको अगर रेगुलराइज कर दिया जाए तो वो डाइजनन कहलाता है। अब इसको आपको शायद समझ में ना, अनऑथराइज्ड एब्सेंस तो एकदम क्लियर हो गया कि किसी वजह से बिना छुट्टी लिए अगर हम एब्सेंट हो जाते हैं ऑफिस से तो वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है। और वो केवल इतना ही नहीं कि बिना छुट्टी लिए ऑफिस से एब्सेंट हो जाते हैं, वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है। ये इवन ऑफिस में आने के बावजूद भी एब्सेंस हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उनको सीसीएस जब रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होती है तो जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उसका बहुत बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि जिस टाइम पे अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उससे पहले की जो सर्विस है और आगे वाली जो सर्विस है वो सर्विस इन ब्रेक माना जाता है। तो इसलिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको जब एम्प्लॉय एप्लीकेशन देगा कि मैं जो एब्सेंट था यहाँ पर वो मैं जानबूझ के एब्सेंट नहीं था, उसका ये कारण था, तो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे संतुष्ट हो जाएगा। तो वो उस पीरियड को, जिस पीरियड में वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, उसको या तो वो चाहे यूएल से रेगुलराइज्ड कर दे या फिर उस पीरियड को डाइज नन भी किया जा सकता है। डाइज नन का मतलब ये होता है, डाइज नन मतलब आपने उसमें उस दौरान आपने कुछ नहीं किया है और उस पीरियड को किसी भी आपके बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे सर
यस जी सर। सर डाइज नॉन मीन्स फिर ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा? नहीं, डाइज नन का मतलब ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा। ओके। डाइज नन का मतलब ये है कि उस, हाँ इतना जरूर है कि जितने दिन को भी डाइज नन किया गया होगा उतने दिन जो है वो सर्विस में काउंट नहीं किए जाएंगे किसी भी पेंशनरी बेनिफिट के लिए या किसी दूसरे तरह के बेनिफिट के लिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो जिसका डाइज सर इसे LWP मान सकते हैं? लीव विदाउट पे? हाँ सर। नो सर, ये अलग तरह की चीज है लीव विदाउट पे। अब आप कहने के लिए आप कुछ भी कह लें, अगर ऑफिशियल टर्म में अगर हम बात करें तो डाइज नन अलग चीज है और लीव विदाउट पे अलग चीज है। लीव विदाउट पे जो है उसी का दूसरा नाम आजकल है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, और लीव विदाउट पे दोनों एक ही बात है। जी थैंक यू सर। तो इस केस में जो लिखा हुआ है, एक तो है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले ली है या फिर उसकी सर्विस डाइज नन हो गई है तो उसके 1/10 को EL को वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। I hope all of you understood. Then please type understood. सर गीता मैम कुछ कहना है? जी सर, यहाँ पे कंफ्यूजन है मुझे। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि अगर कोई EOL लेता है तभी उसकी 1/10 जो होगा ड्यूरेशन वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो भी लाइक जुलाई से अगर दिसंबर तक के टेन्योर में उसकी 15 EL क्रेडिट होती है तो उसमें से जो भी ड्यूरेशन पीरियड है EOL का वो 1/10 करके उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अनऑथोराइज्ड लीव विदाउट प्रायर इंटीमेशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसमें भी वही होगा, दोनों को सेम तरीके से डील किया जाएगा। EOL एंड जो विदाउट प्रायर इंटीमेशन से जो उसने जी बिल्कुल, जी 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 मैडम। पर सर कई जगह मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे स्कूल में एक मैम थी, उनका लाइक सर्विस ब्रेक कर दी गई थी और जो सर्विस से लाइक डाइज नॉन से जो पहले का पीरियड था वो उन्होंने बिल्कुल भी काउंट नहीं किया हुआ था। यानी कि अगर जैसे हाँ, तो जैसे मैं एक एग्जांपल साइट करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि एक PGT इंग्लिश मैम थी, उनका लाइक वो मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी और उसके बाद में मैटरनिटी लीव अवेल करने के बाद में जब वो वापस लौटी तो थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर छुट्टियां ली और शायद उनकी कुछ होती होगी अपनी पर्सनल गर्जेस, उसकी वजह से सर ने वो सैंक्शन नहीं की और उनको अनऑथराइज्ड लाइक लीव कंसीडर करके उनकी जो पहले 10 साल की जॉब थी उसको भी कंसीडर करने के लिए उन्होंने काफ़ी RO वगैरह को काफ़ी अप्रोच किया, तब जाके वो कंटिन्यू हो पाई। तो जो जब उन्होंने मेडिकल लीव के बाद में जो लीव ली थी उन्होंने जो विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उससे उन्होंने बोला कि मेरी 10 साल की जॉब खराब होगी, ऐसे करके मैंने सुना हुआ था। क्या ये सही ये बात है सर? गीता मैडम एक बिल्कुल सही बात है। अगर जो एब्सेंस है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस है छुट्टी वाली, अगर उसको डाइज नहीं किया गया है, उसको रेगुलराइज नहीं किया गया है तो उस लीव के पहले वाली सारी सर्विस खराब हो जाती है, उसको कहीं भी आगे काउंट नहीं किया जाता। बिल्कुल तो सर ये तो एक तरीके का ब्रेक हो गया ना कि लैप्स होगी वो पूरी तरीके से उसकी जो 10 साल पहले जो उन्होंने सर्विसेज ऑफर की थी किसी भी डिपार्टमेंट को, तो वो तो बेकार हो गई ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बेकार हो गई। हाँ, तो अब जैसे आपने बताया कि भाई अनऑथराइज्ड लीव जो भी टेन्योर था उनका 1 आध महीने जो भी था, और अगर उसी को मैं EOL कंसीडर करती तो EOL में 1/10 से जितने भी ड्यूरेशन पीरियड होता था उसको डिडक्ट कर दिया जाता। पर जब उन्होंने अनऑथराइज्ड लीव लिया तो नहीं था, पर उसको अनऑथराइज्ड करके डिक्लेयर कर दिया गया बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो EOL एंड डाइज नॉन आर द 2 डिफरेंट थिंग्स, जहाँ तक मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ। यस मैम, दोनों दीज आर 2 डिफरेंट थिंग। अनऑथराइज्ड एब्सेंस एकदम अलग बात है, डाइज नन अलग बात है। डाइज नन का मतलब ये होता है कि जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उसको रेगुलराइज किया गया है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
और अनऑथराइज्ड एब्सेंस मतलब उसको रेगुलराइज नहीं किया गया, और अनऑथराइज्ड एब्सेंस से मतलब वो बहुत खतरनाक है, मानो उसके पहले की पूरी सर्विस गायब है। हाँ हाँ, तो जो भी पेंशनरी बेनिफिट होते हैं उसके लिए लाइक जो उसके लिए डाइज काउंट नॉन नहीं के किया। बाद का जो भी टेन्योर होता है उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके लिए एलिजिबल होता है जो भी फिर मैम एम्प्लॉय। गलत शब्द का प्रयोग कर रही हैं आप, डाइज नन के बाद नहीं, अनऑथराइज्ड एब्सेंस। अनऑथराइज्ड एब्सेंस के बाद पहले का नहीं काउंट होगा। अगर अच्छा डाइज सर। नन है तो, हाँ डाइज नन हाँ। है तो पहले का और बाद का काउंट कर लिया जाएगा, सिर्फ डाइज नन का काउंट नहीं किया जाएगा। बट अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस है तो उस एब्सेंस के पहले का सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अनऑथराइज्ड लीव को अगर उन्होंने डाइज नॉन वर्ड दे रखा है, हाँ ठीक है, तो फिर पहले वाला लैप्स नहीं होगा, फिर वही ड्यूरेशन का होगा, ऐसा सर। बिल्कुल। और अगर और यहाँ अनऑथराइज्ड लीव मेंशन्ड है तो उस केस में उसका पूरा का पूरा पहले की सर्विस जो भी ऑफर की थी डिपार्टमेंट को वो खराब हो जाएगी। मैडम काफी बिल्कुल डिस्कस हो गया है, सभी लोग समझ गए हैं, इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचना है अब। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू मैम। जी मैम। हाँ तो अभी अनऑथराइज्ड एब्सेंस और डाइजनन के बारे में सारी बात हो गई है। मैम प्लीज माइक म्यूट करिए अपना। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, डाइजनन, तो यहाँ पर जो पिछली स्लाइड थी हमने उसमें देखा था कि यहाँ पे दो वर्ड थे, एक एक्स्ट्रॉर्डनरीली, दूसरा डाइजनल। अगर ये दो चीजें हुई हैं तो उसको 1/10 के हिसाब से ईएल कम कर ली जाएगी। अब नेक्स्ट जो वाली बात है कि अगर हम वेकेशनल स्टाफ हैं, इन केस वेकेशनल स्टाफ परफॉर्म ड्यूटी ड्यूरिंग एनी वेकेशन, ब्रेक, जो भी वेकेशन है, तो उस जितनी भी ड्यूटी की जाएगी उसको कैलकुलेशन करके उसको ईएल उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। अभी 7th सीपीसी के पहले तक यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 2/5 जो लिखा हुआ है, 7 सीपीसी के पहले तक यहाँ 3/5 हुआ करता था, अब 2/5 है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेकेशनल स्टाफ है और उसने वेकेशन के टाइम पे काम किया है, और उसने मान लीजिए कि 20 डेज काम कर लिया है उसने, तो 20 डेज किया तो उसको एक्चुअल में वेकेशन मिलना चाहिए थी, बट वेकेशन की जगह पे 20 डेज उसको कुछ काम ऑफिशियल ड्यूटी लगा दी गई, तो उसने 20 डेज वर्क किया, तो अब इसको 20 डेज वर्क करने के एवज में उसको 20 डेज ईएल नहीं दी जाती है, बल्कि उसका फिक्स है कि उसको दिया जाएगा 2/5 वेकेशनल स्टाफ। तो कितना हो गया, ये हो गया 4 to the 6, 20 डेज वर्क करने के बाद उसको ओनली 6 डेज ईएल क्रेडिट होंगी। सिक्स सीपीसी के में जो था यही वाली बात जो थी वो 8 days सर। जी 8 days, 8 days। हाँ ये यस सर 8 डेज। जो 6 सीपीसी था उस मामले में यहाँ पर ये था 12 डेज। अगर 6 सीपीसी के हिसाब से बात करें तो पहले इतना हुआ करता था। हाँ। इसका जो एक्सक्यूज मी सर, इसमें उसमें जी सर 5/2 होता था सर उसमें। 5/, जी सर कौन कह रहे हैं सर? ना 5/2 नहीं था कभी। 2/5 3/5 था, सॉरी। It was 2/5 हाँ। 3/5 था पहले। प्लीज यहाँ पर जो, हाँ सर प्लीज, 3/5। मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, जो 2/5 है अभी, पहले 3/5 था। इसका सीधा सीधा रीजन है कि अभी क्या था, 6 अभी जो वेकेशनल स्टाफ है उसको 10 डेज की ईएल मिल रही है उसके टोटल। अब उसको क्या है कि जो रूल है वो क्या है कि मैक्सिमम 30 डेज ईएल क्रेडिट की जा सकती है किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में। 30 डेज से 30 डेज से ज्यादा ईएल क्रेडिट नहीं की जा सकती किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो अब क्या, पहले क्या था कि ईएल जो थी वो ईएल का मामला था 0, अब ईएल है 10। तो जब वो 0 हुआ करता था और एज्यूम किया जाता है कि जो वेकेशनल स्टाफ होता है उसको 50 डेज की ईएल 50 डेज की वेकेशंस मिलती हैं, तो 50 डेज को अगर हम 3/5 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 10 into 3,
तो कितना हो गया 30 डेज। तो उसके अकाउंट में 30 डेज की ईएल क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि उसको अभी कोई भी ईएल नहीं मिलती थी, बट अब पहले से ही उसको 10 ईएल मिलती है। तो इसलिए इस रूल को बना दिया गया है कि अब उसको मैक्सिमम कितनी ईएल देनी है, 20। तो 20 देने का मतलब क्या हुआ, 50 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2/5 से। तो 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये हो गया 10 इंटू 2 20 डेज। तो इसलिए अब जो फैक्टर है वो 2/5 है, पहले ये फैक्टर हुआ करता था 3/5। बट सर हम विंटर वेकेशन में भी तो क्लासेस लेते हैं एक्स्ट्रा की बार, तो वो भी तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम तो 30 रहेगा ना। हाँ मैक्सिमम 30 होगा बिल्कुल। तो ये मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि आखिर इस तरह का काम मतलब 3/5 की जगह 2/5 क्यों किया गया है 7 CPC में। उसका सिर्फ इतना सा रीजन है क्योंकि अब वेकेशनल स्टाफ को 3 EL मिलने लगी है, तो अब वो जो भी रेशियो है वो 2/5 हो जाएगा, पहले 3/5 हुआ करता था। तो ये वाली बात की गई है, 2/5 के हिसाब से उसकी क्रेडिट होंगी, बट नॉट एक्सीड 30 डेज। किसी भी पूरे ईयर में किसी भी एम्प्लॉय को 30 डेज से ज्यादा की ईएल क्रेडिट नहीं होगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड, देन प्लीज टाइप यस, इफ एनीबडी देन नो, इफ एनीबडी डोंट अंडरस्टूड देन नो। ओके, सभी समझ गए, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात है कि कोई भी अर्न लीव जो है वो 180 डेज की क्लेम एक साथ की जा सकती है। इससे ज्यादा दिन की अगर ईएल लेनी है तो उसकी अलग कंडीशंस हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ईएल अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 180 डेज ही मिलेंगी। हाँ, अब उसके बाद हमको पता है कि जो ईएल है हमारा अर्न लीव है, उसको हमने अर्न किया है। इसका हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसका अपना एक लीव अकाउंट होता है, उस लीव अकाउंट में उसकी जो ईएल है वो क्रेडिट होती रहती है। तो मैक्सिमम जो हर 1 जनवरी 1 जुलाई को जो भी ईएल मिलेगी वो क्रेडिट होते 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 मैक्सिमम 300 डेज तक ये क्रेडिट हो सकती है। इसमें हाँ एक कंडीशन और है कि बीच में जब कभी एम्प्लॉय एलटीसी लेता है तो उस टाइम पे कभी कभी वो इनकेसमेंट करवा लेता है अपनी ईएल का। तो जितनी भी दिन की उसने ईएल इनकेसमेंट करवाई है वो अलग रहेंगी एलटीसी के अलावा, मतलब एलटीसी में जितनी भी करवाई है वो अलग मैटर है। बाकी भी 300 डेज तक मैक्सिमम ईएल को उसकी क्रेडिट होंगी। 300 डेज के ऊपर होंगी तो फिर वो उसका क्रेडिट नहीं माना जाएगा एट प्रेजेंट जो रूल है उसके हिसाब से। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसके बारे में? अगर पूछना चाहते हैं तो अपना रेज हैंड करिए, या फिर जी गीता मैडम अपना हैंड जो है रेज हैंड बंद कर दीजिए काफी बात। हाँ अनिल शर्मा सर क्या पूछना चाहते हैं? सर इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एलटीसी लेते हैं जी तो 60 डेज पूरी सर्विस में हम ले सकते हैं, तो टोटल हमें 360 डेज का बेनिफिट हो सकता है। 300 तो ईएल हो गई और 60 हम इन कैश कर सकते हैं, तो वो जो 60 वाला बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं सर, यही है ना सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही मतलब निकाला कि हम जो हैं वो जो छुट्टी है वो 360 डेज तक इनकेस करवा सकते हैं। मतलब अगर आपने एलटीसी में 60 डेज की ईएल इनकेस करवाई है तो लास्ट में जाके 300 की और इनकेसमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो लीव अकाउंट इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उसके अकाउंट में मान लीजिए कि उसके अकाउंट में 290 ईएल है। अभी एक एम्प्लॉय है 290 ईएल है, और उसके बाद उसको 1 जनवरी को जाके फिर 15 ईएल मिलने वाली हैं। तो अब उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी, ये जरा चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग।
प्लीज। 290 जो है 290 उसके पास पहले से हैं, और अब उसने 15 EL और उसको मिलने वाली है 1 जनवरी को। तो अब उसके अकाउंट में टोटल EL कितनी हो जाएंगी? It can't be more than 300. बहुत ठीक ठीक, गुड। हमारे काफी साथी जो हैं जिन्होंने मैक्सिमम लोगों ने 300 लिखा है, बट जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो जो लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो 300 मेंटेन नहीं किया जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ साथियों ने इसको जो लिखा जाएगा 290 + 15 लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ साथियों ने लिखा है इसको 300 + 5 लिखा जाएगा, बट इसको ध्यान रखिए कि ये इस तरह की कंडीशन नहीं लिखी जाएगी, लिखी जाएगी इस तरह से 290 + 15, मतलब 285 अगर है और उसके बाद अगर 15 मिलती हैं तब तो उसको सीधा 300 लिख दिया जाएगा। बट अगर काउंट करने के बाद जो मिलने वाली हैं उनको अगर काउंट करें वो 300 से ऊपर गया तो उसको फिर हमें जो ये वाली जो EL है इसको उतना ही रखना है और +15 लिखा जाएगा, उसके अकाउंट में अलग से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये 290 + 15 माना जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट 6 मंथ जब आएगा सर सर सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद उसका नेक्स्ट मंथ जो आएगा, मतलब नेक्स्ट जो 6th मंथ आएगा उस टाइम पर क्या होगा कि अब उसके 290 + 15 है और उसने कोई बीच में EL ली भी नहीं है, तब उसके क्या हो गया, ये 305 हो गया। तो उस 305 को 300 कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें 300 + 15 लिखा जाएगा। यस, रेज हैंड करिए जिनको भी पूछना है। अनिल शर्मा सर अपना रेज हैंड अगर नहीं, हाँ हाँ, भरत लाल यादव सर जी। सर ये सेम क्वेश्चन आपने जो एक MCQ टेस्ट हम लोग करते हैं ना आप सैटरडे को, जी जी जी, उसमें भी आपने दिया था सेम क्वेश्चन। तो उसमें ऑप्शन ये था कि दिस इक्वल टू 300, एक ऑप्शन था कि 300 प्लस करके दिखाएंगे, तो उसमें आपने यही बताया था कि इट विल बी 300 प्लस करके कुछ था, ऐसा आंसर था। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फाइनल मान लीजिए आप, सर ठीक है। उसमें क्या था वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि कई बार अब इतने सारे MCQs बनाते हैं तो उसमें से एक दो गलत भी हो सकते हैं, है ना। हाँ अभी सर, फिलहाल अगर तो हाँ 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 जी सर, गुड सर। जब भी डाउट है तो सर निश्चिंत होकर पूछिए जी सर। सर तो इसका मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें हाँ 290 + 15 करके दिया होगा पेपर में? जी बिल्कुल दिया होगा पेपर में। ओके सर। हाँ 286 जैसे ही होगा तो +15 लिखा जाएगा नॉन वेकेशनल स्टाफ के केस में जी सर। जी सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है लास्ट जनवरी को जी, लास्ट जनवरी को रिटायर होने वाला है, तो उसके अकाउंट में कितनी EL क्रेडिट करेंगे? जैसे मान लीजिए उसके पास 300 है या 299 है, समथिंग है, तो उसके में जी या मान लीजिए 200 है, लेकिन जी वो 31 जनवरी को रिटायर हो जाएगा, तो उसके में कितना जी, लिखेंगे? हाँ उसमें 31 जनवरी को अगर वो रिटायर्ड हो रहा है, आपने कोई एक मिनट, कोई एग्जाम्पल लिया आपने, मान लीजिए क्या एग्जाम्पल लिया, कितना बोलिए सर प्लीज। कुछ भी ले सकते हैं सर। हाँ चलिए, उसके अकाउंट में मान लीजिए कि 290 ही EL है। अब वो 1 जनवरी जब जैसे ही आया, बट वो 31 जनवरी को वो रिटायर्ड होने वाला है जी सर। तो 1 जनवरी को कितना क्रेडिट किया जाएगा? तो उसके अकाउंट में 2.5, इसका मतलब क्या होगा, +3, माना कि उसका जो अकाउंट होगा वो 293 होगा। अभी 300 से ऊपर नहीं गया ना, तो इसको 293 काउंट किया जाएगा। क्लियर सर? जी सर, ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हाँ अभी आपने बताया कि 290 है तो +15 हो जाएगा। आपने बताया कि जनवरी में उनकी जो क्रेडिट होंगे वो 290 + 15 लिखा जाएगा। फिर जो 6 महीने के बाद वाला जो 15 और जो उनके अकाउंट में ऐड होनी है उसको सर कैसे लिखा जाएगा?
एक बार दोबारा पूछिए मैडम। सर अभी जैसे जनवरी में 15 उनके टोटल अकाउंट में जो भी ईएल है वो 290 है जी right? जी उसके बाद आपने बताया कि जनवरी में 15 उनके अकाउंट में ऐड होगी, जी। तो आप बोल रहे हैं कि उसको लिखा जाएगा 290 प्लस 15, राइट? जनवरी में कितनी ऐड हो गई मैडम? 15 हाँ जी तो आप बोल रहे हैं कि उसको सर्विस बुक में लिखा जाएगा 290 प्लस 15। जी बिल्कुल। तो अगले जो 6 महीने जो मतलब जुलाई में फिर उनके अकाउंट में जो 15 और ऐड होनी है वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसको मैम बता चुका हूँ, आपने ध्यान से सुना नहीं। 300 प्लस 15 लिखा जाएगा। 300 तो प्लस ये जो 15 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो 5 ईयर है वो लैप्स हो रही हैं। यस मैम मतलब बिल्कुल अच्छा बिल्कुल यही बिल्कुल। क्लियर करना था सर। हाँ हाँ यही हाँ क्लियर करना वो था। जी बिल्कुल 300 प्लस 15 लिखा जाएगा जी। ओके ये ओके सर। हाँ 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 इस मामले में क्लियर है कि जो 300 के ऊपर जो जाने वाली है वो अगर एम्प्लॉय ने नहीं ली है तो लैप्स हो जाएंगी, और एम्प्लॉय उस ईयर में चाहे तो उनको यूज कर सकता है। मतलब उसके अकाउंट में 300 से ज्यादा नहीं रहेंगी, मगर वो क्रेडिट अभी 305 क्यों किया गया है, इसी बात को ध्यान में रख के किया गया है कि उस ईयर उस 6 मंथ में एम्प्लॉय चाहे तो उन ईएल को अपने लिए यूज कर सकता है। ऐसा नहीं तो है 300 कि के बाद हाँ 300 के बाद जो के 5 जितने ईएल भी है हाँ वो सब यूज कर सकता है लेकिन यूज अकाउंट कर में नहीं सकता दिखा जाएगा। है जी बिल्कुल। हाँ तो जैसे अब अगला जो 6 मंथ आएगा उसमें 300 प्लस 15 हो गया, तो उस पूरे महीने में उस पूरे 6 मंथ में आप अपना वो 15 ईएल यूज कर सकते हैं, मतलब ईएल ले सकते हैं और आपके अकाउंट में वो 300 बचा रहेगा। नहीं सर 15 यूज कर सकते हैं या 20 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो यहाँ की भी बची हुई है ना, या वो लैप्स है, नहीं वो नहीं नहीं खत्म है नहीं नहीं वो लैप्स हो जाएंगी। ये मतलब 300 होने के बाद बिल्कुल सीएल की तरह हो जाता है। फिर अगर आपने यूज कर ली तो वो अकाउंट में होंगी, मतलब आपने यूज कर ली ठीक है, अगर यूज नहीं की तो 300 के ऊपर का सारा लैप्स होता चला जाता है। ओके सर थैंक यू सर थैंक यू। ओके क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो 300 से ज्यादा की बात नहीं की जा सकती। चलिए, तो अब इसमें जो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो दिए थे ना पिछली बार जो टेस्ट में जो आप लोगों ने किए थे, चलिए एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं उसके बारे में। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर डेज। चैट बॉक्स में लिखना है बस। गुड, बहुत बढ़िया, सभी को पता है इसका आंसर जो है वो 15 डेज है। यस गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्टडी लीव? स्टडी लीव कितनी ली जा सकती है? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। स्टडी लीव चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी हेल्ड इन क्रेडिट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट? स्टडी लीव का बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया, 24 मंथ्स और 2 ईयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ईएल दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट? बहुत बढ़िया, सभी को आंसर काफी। सर ये जो स्टडी जी बोलिए। ये स्टडी लीव 36 मंथ है ना मेडिकल के लिए जो डॉक्टर्स हैं? नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा हूँ ना मैं, डॉक्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है,